जय हिंद सभी को, ऑनलाइन वालों को भी। ठीक है, तो आज क्या करना है हमें? प्रोटो हिस्टोरी की एज करनी है। कल प्री हिस्टोरी की एज करवाई थी, है ना? तो चलो चलते हैं। कौन सा? प्री हिस्टोरिक एज में गांव के नाम, जहां से कोई चीज, जहां से मतलब, अच्छा था। ये कह रही है कि सर आपने वो नहीं कराए थे जो गांव के, मतलब जहां से कोई टूल्स मिले हैं हमें, वहां के सामान मिला है, जो जो चीजें मिली है वो कहाँ से मिला है, कौन से राज्य में है, क्या मिला है, ये सब चीजें कह रही हो, है ना? ठीक है, वो बता देता हूँ। वो कल ध्यान नहीं रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि कल क्लास ज्यादा लंबी होगी तो टाइम भी हो गया था क्लास का। तो सर बाहर खड़े हुए वेट कर रहे थे ना, इसीलिए मैंने जल्दी क्लास खत्म कर दी थी। चलो आज कर लेते हैं उसको भी। तो पैलियोलिथिक एज के अंदर सबसे पहले देखते हैं, पैलियोलिथिक एज के अंदर, पैलियोलिथिक एज के अंदर मैंने क्या बताया था इसमें? मानव क्या था? आदमखोर था, जंगलों में रहता था, केव्स में रहता था, पत्थरों से शिकार करता था, हंटिंग करके अपना जीवन बिताता था। और उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट जो था, सर्वाइवल रहना था। ठीक है, यानी कि जिंदा रहना। सर्वाइवल ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट उस टाइम पर थी। ठीक है, तो उस टाइम पर उनके कुछ औजार मिले हैं हमें, ऐसा पता कहां से चलता है? ठीक है, तो उनके औजारों को देखकर पता चलता है। जो भीमबेटका के अंदर मिले हैं हमें कुछ औजार, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका के अंदर मिले हैं। ठीक है, भीमबेटका के अंदर मिले हैं एमपी बेटका, भीमबेटका। ठीक है, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और गुफाओं में पेंटिंग्स मिली है। यहाँ पर क्या मिली है? गुफाओं में पेंटिंग्स। बीच में मैंने बताया भी था शायद, गुफाओं में पेंटिंग्स बताया था, पता नहीं सर। चलो आगे देखते हैं। और बैलन वेले में, बैलन वेले कहां पर है? यूपी में स्थित है। ठीक है, वहां पर हमें स्टोन टूल्स मिले हैं, यानी पत्थर के औजार मिले हैं, स्टोन टूल्स। ठीक है, स्टोन टूल्स मिले हैं। और फुनसंगी में, जो हमारा कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में है। वहां से हमें क्या मिलता है? हैंड एक्सेस मिलते हैं, प्लेट्स मिलते हैं, लिखा हुआ है एक्सेस मिलते हैं, प्लेट्स मिलते हैं, भाला वगैरह। कुरनूल, कुरनूल के अंदर हमें क्या मिला है? कुरनूल में हमें, कुरनूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मिले स्थित है ये। वहां पर हमें हड्डियों के टूल्स मिले हैं, हड्डियों के औजार, बोन टूल्स मिले हैं। ठीक है, तो ये पैलियोलिथिक एज के स्थान है, जो मुख्य स्थल है जहां पर हमें औजार, वहां के बारे में पता चलता है भी, कैसे क्या मिला, कहां से मिला। उन चीजों को देखकर हम पता करते हैं भी ये पैलियोलिथिक एज के हैं। समझ आया? कोई डाउट किसी का? ओ लास्ट वाला, हाँ क्या कर रहे हो? बंद करो इसको।
बैठ जाते हो मोबाइल खोल के, पढ़ना पढ़ना है नहीं। चलो चलते आगे। ठीक है, अब देखते हैं मेसोलिथिक एज के अंदर, मेसोलिथिक के अंदर क्या कुछ मिलता है। ठीक है, बेगोर जो राजस्थान में है, मेसोलिथिक यहां लिख देता हूं, मेसोलिथिक के बेगोर के अंदर मिलते हैं कुछ, और कुछ चीजें बेगोर में मिलती है जो राजस्थान में है। ठीक है, जो राजस्थान में है वहां पर हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के स्रोत मिलते हैं, वहां पर जानवरों की हड्डियां इंसानों के साथ मिलती है। ठीक है, क्या मिलते हैं, एनिमल डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन का पता चलता है वहां से। ठीक है, उसके बाद आदमगर है, आदमगर, आदमगर कहां पर स्थित है, आदमगर एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां से हमें रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, रॉक के ऊपर पेंटिंग्स मिलती हैं। आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ये पूछा गया है पेपर में, पहले कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलो ये थे आपके मेसोलिथिक एज के। ठीक है, जिनसे पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार। मिटा दो इसको, लिख लिया, तुम लोग क्यों लिखते हो यार, पीडीएफ है तुम्हारे पास। मिला नहीं, तुम लेट आए होंगे। यार सुबह 7 बजे ही क्लास होती है, तो फिर तुम टाइम से आया करो। अगर एनडीए का सपना देखा है तो आपको टाइम डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। जो आर्मी कैडेट्स होते हैं, जो एनडीए कैडेट्स होते हैं, उनका एक अलग तरह के डिसिप्लिन होता है अपना, वो हर जगह टाइम पर पहुंचते हैं, न टाइम से पहले न टाइम से बाद में, हर टाइम पर सेम पहुंचते हैं। यानी कि जैसा उनका टाइम आपने दिया है उनको, या उन्होंने आपको टाइम दिया, मैं इस टाइम तक आ जाऊंगा, वो एक टाइम से आते हैं। और आज आप अगर अपनी पर्सनैलिटी वैसी बनानी शुरू करोगे तो आज से 10 साल बाद आपकी वो पर्सनैलिटी झलकेगी, तब जाकर आप उस पर्सनैलिटी में रहने लगोगे। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी बनाना अभी शुरू कर दो, जो सपना देखा है वैसा रहना शुरू कर दो। ये बाल जो बड़े बड़े कर रखे हैं ये सब कटवा लो, लड़के भी लड़कियां बने पड़े हैं। अगर ज्यादा ही शौक है ना बाल कट बड़े करने का लड़कियों की तरह, छोटी वगैरह में वो लगा लिया करो, क्या कर रबड़, रबड़ आती है 10 रुपए वाली, वो लगा लिया करो। बाल वगैरह कटवाओ, एकदम फौजी की तरह बनो, जैसे आप फौजी होता है, सोल्जर होता है, जैसा जैसे सोल्जर डिसिप्लिन में रहता है वैसा बनो। ठीक है, अगर सपना देखा है तो वैसी पर्सनैलिटी डेवलप करना शुरू कर दो अपने अंदर। चलो नियोलिथिक एज, क्योंकि जो इंसान उस जिंदगी को पहले जीने लग जाता है, जो चीज वो पाना चाहता है, तो उसको पाने के लिए वो 10 कदम आगे चला जाता है, समझे, उसके बहुत करीब हो जाता है वो इंसान। ठीक है, पीडीएफ में इसके नहीं लिखा क्या, नियोलिथिक एज के कोई गांव के बारे में नहीं लिखा, जगह के बारे में है पीडीएफ में। ठीक है, तो चले प्रोटो हिस्टोरी पे चलते हैं। ठीक है, नियोलिथिक एज में तो इंसान ने बारले, खेती बाड़ी ये सब करना शुरू कर दिया था, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, वुड पोट्स बनाने लग गया था, ये सब चीजें करने वो लग गया था। यही सब चीजें हुई थी ना, सोसाइटी डेवलप हो गई थी, गांव बनने लग गए थे।
इंसान का इवोल्यूशन शुरू हो गया था यहीं से। ठीक है, नियोलिथिक एज से इंसान का इवोल्यूशन शुरू हो गया था। अब चलते हैं हम प्रोटो हिस्टोरी की तरफ। प्रोटो हिस्टोरी पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। देखो, आज हम इतिहास के उस दौर की बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आप सुबह सुबह 7 बजे आते हो, आपको मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से पहले उठकर आते हो। ठीक है, रात को यहाँ से लेट जाते हो। कई बच्चे होंगे इनमें से लाइब्रेरी में भी रहते होंगे, है ना। यहाँ क्लासेस के बाद आप लाइब्रेरी में भी जाते होंगे। कई बच्चों ने भी नया फाउंडेशन बैच भी लिया होगा जो शाम को चला है, शाम के टाइम का है। तो आप लोग जाते हो तो पढ़ते हो, मतलब मेहनत कर रहे हो, तो आपको इसका फल भी जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखो, हम इतिहास के उस दौर की बात करने जा रहे हैं जहां इंसान लिखता तो था, इंसान ने मतलब लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। आज भी वो चीज हमारे लिए रहस्य है। यानी कि इंसान ने लिखने का सिस्टम सीख लिया, लिखने का सिस्टम बन गया, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। वो हमारे लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या हुआ इसमें? लिखने का सिस्टम तो आ गया, लिखा गया, लेकिन पढ़ा नहीं गया, हम पढ़ नहीं पाए। आज भी हमारे लिए वो रहस्य बना हुआ है। आज भी हमारे लिए क्या बना हुआ? रहस्य बना हुआ है वो। ठीक है, यानी इसे लिखे जाने से पहले, यानी कि जो उसने लिखा, उसने क्या किया? बर्तनों पर चित्रकारी की। ठीक है, बर्तनों पर लिख दिया, एक ऐसी लिपि में लिखा जो हम आज तक नहीं समझ पाए। ठीक है, इंसान ने ढूंढा, लिखना शुरू किया तो ऐसा लिखना शुरू किया कि हम पढ़ नहीं पाए भाई उसको। ठीक है, जहां इंसान ने काम करना शुरू किया, कुछ बनाना शुरू किया, शहर बनाने शुरू किए। ठीक है, शहरी दौर में आ गया, शहरीकरण आ गया। कहा जाता है जो प्रोटो हिस्टोरिक काल के अंदर है, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है आप लोगों का, उसके अंदर इंसान शहरीकरण में आ गया था। और इसके अंदर सबसे ज्यादा नगरीय सभ्यताएं मिलती हैं, बड़े बड़े शहर मिलते हैं। किस टाइम के? बहुत हजारों साल पुराने। ठीक है, और लोगों ने क्या कहा इसको, जो इतिहासकार थे उन्होंने इसको क्या कहा कि ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ये इतिहास के लिखे जाने से पहले का इतिहास है। क्या? इतिहास के लिखे जाने से पहले का इतिहास। याद करो, मैंने प्री हिस्टोरिक में भी ऐसी ही बात कही थी भी, हिस्ट्री के पहले का है, हिस्ट्री के पहले की हिस्ट्री, यानी कि इतिहास से पहले का इतिहास। ये नहीं बोला था लिखे जाने का इतिहास, समझे? यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब है इतिहास लिखे जाने से पहले का इतिहास को हम क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, इस टाइम पे इंसान लिखना जरूर सीख गया था, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए आज तक। कुछ चीजें हमारे लिए आज भी रहस्य बनी हुई हैं, समझे? ठीक है, हिस्टोरिक वो दौर था जब उसने लिखना शुरू किया, जैसे अशोक ने शिलालेख लिखे। ठीक है, जो हिस्टोरिक पीरियड है इसके आगे आता है प्रोटो हिस्टोरिक के बाद आप पढ़ते हो हिस्टोरिक पीरियड। उसके अंदर इंसान ने लिखना शुरू किया, याद है ना? उसमें इंसान ने लिखा है। मैंने पिछले बैच में कई बच्चों को कराया भी है। पिछले बैच में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अशोका के बारे में पढ़ा होगा। इतिहास लिखा हुआ है, पढ़ा जा चुका है। मैंने आपको वैदिक काल पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाया था। तो ये सब चीजें आई है, मतलब हम पढ़ भी पाए हैं इनको और लिखा भी गया है, हमारा इतिहास है ये भी। तो हिस्टोरिक पीरियड इसके बाद आता है। हिस्टोरिक पीरियड लिखा भी गया है और हम पढ़ भी पाए हैं, जैसे अशोक के शिलालेख, बुद्ध के उपदेश। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ पाए हैं। और दूसरा होता है आपका प्रोटो हिस्टोरी।
दूसरा होता है आपका प्री हिस्टोरिक, प्रोटो सॉरी बोल दिया, प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक वो पीरियड होता है जब इंसान ने लिखना ही नहीं सीखा था। एक तो काल है आपका प्री हिस्टोरिक और एक काल होता है आपका हिस्टोरिक। इसमें इंसान लिखना ही नहीं जानता था और इसमें इंसान लिखना भी जानता था और ये पढ़ना भी जानता था। जो लिखा गया वो पढ़ा भी गया है। तो बीच में जो ये प्रोटो हिस्टोरिक काल है, ये जो प्रोटो हिस्टोरिक काल है जिसको हम आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ये इन दोनों के बीच का एक ऐसा पुल है, दोनों के बीच का एक ऐसा पुल है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच एक अलग सी भावना पैदा कर देता है, हमें समझने के लिए मजबूर कर देता है इस बात को कि जब इंसान लिख तो रहा था, यानी कि इस समय पे इंसान लिख तो रहा था, लेकिन आज उसकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए, आज भी हम उसकी लिपि नहीं पढ़ पाते। तो ये एक ऐसा काल है जिसमें इंसान को लिखना आता था, लिखने लगा था, पढ़ने लगा था, ठीक है, अपने आप में पढ़ता था, लेकिन हम कभी उसके बारे में नहीं पढ़ पाए, हम उनकी लिपि ही नहीं जान पाए। जैसे आपकी लिपि हिंदी है, हिंदी के अंदर हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, आप उसको आसानी से पढ़ लेते हो भाई, पढ़ लेते हो ना, लेकिन हम उनकी लिपि ही नहीं जानते थे, वो ऐसी भाषा में लिखते थे। उनकी भाषा लिखने का तरीका सिंबल्स में था, सिंबल में लिखते थे वो। किस तरीके में लिखते थे, सिंबल्स में। जैसे उदाहरण के लिए आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में याद होगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता ही होगा सभी को, ठीक है, वहां के लोग लिखते थे पर उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है, उनकी लिपि क्या नहीं की जा सकी, पढ़ी नहीं जा सकी। यानी हमारे सामने इतिहास लिखा हुआ है, हमारे सामने इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे और उसको अधूरा मानते हैं और अधूरा भी लिखा गया है, क्योंकि हम जानते ही नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं जाएगा तो क्या पता करोगे आप उसके बारे में, बताओ मेरे को, क्या पता करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। यह एक ऐसी सभ्यता है जहां शहर थे, सड़कें थी, ठीक है, नालियां थी, व्यापार था, लेकिन भाषा आज भी हमारे लिए मौन है। यहां क्या था, सड़कें भी थी, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको इसका। सड़कें थी, ठीक है, नालियां थी, ड्रेनेज थे, जल निकासी था, ठीक है, सीधी सड़कें थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, स्नान घर थे, काफी सारी चीजें थी इसमें। एक तरह से पूरा शहर डेवलप, ये शहर डेवलप था पूरा, लेकिन जो इसकी भाषा है वो हमें, हमारे लिए आज भी मौन है, हमें कुछ नहीं बताती इसके बारे में। जिसकी भाषा है वो भी आज भी हमें कुछ नहीं बता पाती इसके बारे में। यही होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यही है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, समझ आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इस पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर जो टाइम लाइन होती है वो 3500 साल से लेकर, यानी कि बीसी से लेकर 1500 बीसी तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 3500 साल से लेकर 1500 बीसी तक मानी जाती है, ठीक है। इस समय की प्रमुख सुंदरता जो थी, वो प्रमुख सभ्यता जो थी, सॉरी सुंदरता बोल दिया, सुंदरता याद रहता है अब आजकल लड़कियों के बारे में, ज्यादा गुमान मत करो, ज्यादा मत सोचना अपने बारे में, ठीक है। सॉरी ये बात काट दूंगा। देखो प्रोटो हिस्टोरिक का टाइम पीरियड जो था वो 3500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक था, यानी कि आज से 4500 साल पहले की बात है, ठीक है। इस समय की प्रमुख जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसके अंदर शहरीकरण था, ठीक है, शहरों में प्लानिंग, ठीक है, और सीधी सड़कें थी, जल निकासी था, व्यापार व्यवस्था थी, ठीक है, हर तरह की व्यवस्था थी, दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे,
नालियां नालियां ड्रेनेज से जुड़ी हुई थी, ठीक है, यानी कि नालियां मेन मेन जो नाला होता है उससे जुड़ी हुई थी, ठीक है, और ढकी हुई थी नालियां। आज तो सारे शहरों में नालियां खुली रहती है, ज्यादातर नालियां खुली रहती है, तो बात मारती है उनमें से। लेकिन पहले के टाइम में लोगों को क्या था, आज से 4,500 साल पहले क्या करते थे लोग, वो ढकी हुई नालियां होती थी, ठीक है। कैसी नालियां होती थी? ढकी हुई नालियां होती थी। व्यापार था, कृषि थी, दूर दूर तक व्यापार था, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता तक, मेसोपोटामिया जहां पर है, मिस्र जहां पर है, वहां तक हमारा क्या था? व्यापार था। मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, मोहरे बनाते थे, मनके बनाते थे। मनके का मतलब जानते हो क्या होता है? मनका जानते हो? कोई जानता हो यहाँ पे? हाँ, जानते होंगे। मनका, मनका मतलब घड़ा। घड़ा, गांव में घड़ा बोलते हैं उसको, गांव देहाती भाषा में घड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है। और तांबे की औजार थे, क्योंकि तांबे की खोज हो चुकी थी, नियोलिथिक एज में तांबे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। हड़प्पाई लिपि, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, हड़प्पा की एक लिपि लिखी गई, ठीक है, लिपि थी जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, हम भी नहीं पढ़ पाए, इतिहासकार नहीं पढ़ पाए, तभी हम उसके इतिहास के बारे में अच्छे से जान नहीं पाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। उसमें मातृ देवी की पूजा का वर्णन था, यानी कि पूजा वगैरह भी करते थे लोग, ठीक है, यानी कि भगवानों में विश्वास भी रखते थे, ठीक है। पशुपति सम्मान मूर्तियां थी, पशुपति की सम्मान मूर्तियां थी, ठीक है। प्रकृति की उपासना करते थे, ज्यादातर लोग प्रकृति को पूजा करते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे ज्यादातर प्रकृति की पूजा होती थी, ठीक है। और चलो ये बात तो सही है, हमने पता चला अभी इसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं था, क्या क्या करना है, क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। ये सब चीजें हमें पता है, पता चल गई। अभी पता नहीं थी, पता चल भी गई होगी आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आप इससे, जैसे प्री हिस्टोरिक केस से हमें पता चलता है कि इंसान के अंदर कितनी ही कमियां क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी कमियों को अगर अपनी ताकत बना ले, वो अगर अपनी कमियों को अपनी ताकत बना ले, तो वो दुनिया बदल सकता है। प्री हिस्टोरिक केस से हमें यही समझ आता है। लोग, जो इंसान था वो केव्स में रहता था, यानी कि गुफाओं में रहता था, जानवर मारकर खाता था, शिकार पर जीता था। उस टाइम पे लोग, जो इंसान थे, वो क्या सोचते थे? बस जीना ही सबसे जरूरी है, बस बचा रहना, जिंदा रहना। एक जगह नहीं रहते थे, जहां शिकार खत्म हुआ दूसरी जगह चले जाते थे। उसके बाद मिसोलिथिक में आया, मिसोलिथिक में इंसान ने थोड़ा सोचना शुरू किया, सोच समझ कर काम करना शुरू किया, आग से क्या करने लगा, खाना खाने लगा, भून कर खाने लगा, जानवर मारकर ही खाता था, हथियार छोटे कर लिए, थोड़ा थोड़ा सोच बदलती गई। फिर आया आगे, दो कुत्ता पालना शुरू कर दिया, यानी कि एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, ठीक है। कृषि हो गई, आगे आया नियोलिथिक एज में कृषि हो गई, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन कर लिया, ठीक है। वीट बोई, बार्ले बोई, यानी कि थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके इंसान ने अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लिया। भी मेरे पास ये सब नहीं है तो मैं इसको अपनी ताकत बनाऊंगा, मेरे अंदर ये कमी है तो मैं इसको ताकत बनाऊंगा, ठीक है। याद रखना, जो इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है, दुनिया उसको सलाम करती है। ये बात याद रखना, समझे? कभी भी अपने ऊपर इतना गिल्टी फील मत किया करो कि मेरे अंदर यार ये कमी है और ये मुझसे उस चीज में तेज है। कोई तेज नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता। आप लोग दिमाग में सोच लेते हो मैं कमजोर हूं, सारा काम यहाँ का है, यहाँ का इस चीज का काम है कमजोर। जब तक यहां से आप लोग नहीं समझोगे कि मैं कमजोर नहीं हूं, तब तक आपको कोई फायदा नहीं, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा। फिर जिस सब्जेक्ट को आपको कमजोरी लगती है, उस सब्जेक्ट को आप 10 बार पढ़ा कीजिए, 20 बार पढ़ा कीजिए, हर एक पेज को 10-10, 20-20 बार लिख के देखा कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ वो एक दिन आपकी ताकत बन जाएगा। ऐसे करना चाहिए, यही चीज तो किया है। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, नॉट लर्निंग। लर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। लर्निंग जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है, समझे? जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो कमजोर ही रहेगी।
और अपनी कमजोरी को बार बार रिपीट करोगे, उस कमजोरी के बारे में सीखना शुरू करोगे, तो वो कमजोरी एक दिन आपकी ताकत बन जाएगी। समझे? क्यों फालतू में परेशान रहते हो यार? हमारी कमजोरी है। एक दिन एक बच्चा मेरे को बोल रहा था ऑफिस में आके, कह रहा सर मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट कमजोर है, बाकी तो मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है। मैंने कहा भी कमजोर क्यों है? कहने लगा सर इसलिए कमजोर है क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता, अंग्रेजी में ज्यादा होता है, हिंदी में उसकी भाषा अलग होती है। मैंने उससे पूछा भाई तू पढ़ता कितनी देर है उसको? केमिस्ट्री को आज तक तूने कितना ज्यादा टाइम दिया है, मैथ्स को कितना ज्यादा टाइम दिया? बोल रहा सर मैं मैथ्स को ज्यादा 1 घंटा दे सकता हूँ, देता था, और मैथ्स को 1 घंटा देता था। मैथ्स और साइंस ये दोनों को, मेरी केमिस्ट्री को। मैंने कहा ठीक है बढ़िया, 1 घंटा भी आना चाहिए फिर तो। मैंने बोला बाकी सब्जेक्ट जो तुम करते हो एनडीए के अंदर, जो बाकी सब्जेक्ट तुम लोग करते हो, हिस्ट्री पॉलिटी ये सब, इनको कितना टाइम देते हो? तो बोला सर कि मैं जो सब्जेक्ट है इनको काफी टाइम देता हूँ, ये तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, डेली रिवीजन करता रहता हूँ, लेकिन फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है और मैथ्स है उसको मैं ज्यादा रिवीजन नहीं कर पाता, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन मेरे पास 1 घंटे में सोल्व होता है। मैंने कहा भाई ऐसे तो फिर वो बना रहेगा, आप जिस सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा कमजोर है उसको ज्यादा समय दिया करो। मैंने उसको ये बात बोली, मैंने उसको यही बात बोली, और आज वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करता है जैसे पानी पी रहा हो, केमिस्ट्री ऐसे समझता है जैसे कुछ ना हो केमिस्ट्री। तो कभी कमजोर मत समझना अपने आप को, समझे? कोई इंसान कहने से, शरीर से, दिमाग से कमजोर नहीं होता, वो अपनी सोच में बिठा लेता है भी मैं कमजोर हूं, और वही फायदा लोग उठा लेते हैं। हर किसी को मत बताओ यार अपनी वीकनेस, मेरी वीकनेस ये है। जब आप अपनी वीकनेस में रहते हो, लोगों को एक तरीका मिल जाता है आपको स्ट्रेस में डालने का। मत बताया करो किसी को, क्यों फालतू में बताना है किसी को? समझे? किसी को अपनी कमजोरी के बारे में मत बताओ, और अपनी कोई कमजोरी रखो भी ना। जो कमजोरी है उसके ऊपर आप अपनी कमांड बना लो अच्छी, हर चीज ताकत बनाओ अपनी, हमेशा ताकत इकट्ठी किया करो। तभी आप लोग यहाँ एनडीए के लिए आए हो ना, सभी लोग एनडीए के लिए आए हो। एनडीए तभी क्लियर होगा जब आपका हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, हर सब्जेक्ट पर कमांड बनानी पड़ेगी, एक सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। बच्चे बोलते हैं मेरे को मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, मैं मैथमेटिक्स कर लेता हूँ अच्छे से। मैंने कहा यार तुम लोग ये बताओ, मैथमेटिक्स के अकेले से एग्जाम हो जाएगा क्या क्लियर? मैथमेटिक्स अकेले से हो जाएगा? नहीं। बोलते हैं सर मेरे बाकी सब्जेक्ट कमजोर है, मुझे डेट्स याद नहीं होती, हिस्ट्री में पॉलिटी याद नहीं होती। क्यों भाई? याद करोगे तब होगी ना। तो कमजोर नहीं समझना। तो आगे चले टॉपिक की तरफ अपने, चलो देखते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता। और इस समय की सबसे प्रमुख प्रोटो हिस्टोरिक काल की जो सबसे प्रमुख सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये बात याद रखें, ठीक है? कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है? तो पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलो चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन
ठीक है, देखो ये इतिहास की सबसे अद्भुत और सबसे रहस्यमय सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, ऐसी सभ्यता जिसने ना किसी राजा का नाम लिखा, ना किसी युद्ध का नाम लिखा। ठीक है, ना राजा ना युद्ध के बारे में कुछ नहीं लिखा। ठीक है, फिर भी इसने दुनिया को अपनी पूरी दुनिया को सिविलाइजेशन सिखा दी। ना राजा का नाम लिखा, ना युद्ध का नाम लिखा, फिर भी दुनिया को सिविलाइजेशन सिखा दी। ठीक है, सोचो जब मिस्र से इजिप्ट में, मिस्र मतलब इजिप्ट के लोग फराओं की कब्र बना रहे थे ना, फराओं की कब्र बना रहे थे, तब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरों में रह रहे थे, ड्रेनेज का इस्तेमाल कर रहे थे, दूर दूर तक व्यापार कर रहे थे। सोचो इंडिया पहले कितना महान था और आज सबसे पीछे चल रहा है। ठीक है ना, उस टाइम पे लोग सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां, सड़कें, ड्रेनेज वगैरह का यूज करते थे। ठीक है, अलग अलग तरह के तंत्र बनाए हुए थे। देखो कितनी आधुनिक सोच थी हमारे समाज की, कितनी आधुनिक सोच थी। आज से 4,500 साल पहले जब यूरोप भारत में, ठीक है, जब यूरोप के लोग जंगलों में घूमते थे, तब भारत के लोग शहरों में रहते थे। सोचो, पूरे यूरोप में सबसे पहली सिविलाइजेशन और सबसे पहली शहरी जो सभ्यता है वो हमारे इंडिया के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, समझे? जब लोग यूरोप के अंदर जंगलों में रह रहे थे, कैसे जीना है, कैसे खाना खाना है, अपना सर्वाइवल कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है, जिंदा कैसे रहना है, ये सोच रहे थे, तब हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कर रहे थे? शहरों में रह रहे थे, आरामदायक जिंदगी जी रहे थे, कोई कमी नहीं थी, कृषि कर रहे थे, खेती कर रहे थे, बड़े बड़े स्नानागार बनाए हुए थे। समझे? तो इस सभ्यता की खोज, इस सभ्यता की खोज 1921 में, ठीक है, इस सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा में हुई थी। कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। 1921 में इस सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, और 1922 में मोहनजोदड़ो का हुआ था, और 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया था, जोदड़ो के शहर को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। ठीक है, दोनों आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वालों के पास सिर्फ यही एक खासियत है। ठीक है, बाद में कई स्थलों की खोज हुई, अलग अलग स्थल हुए भाई, इसके अलग अलग जगह हैं, काफी सारे शहर हैं, तो सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे, लोथल के बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, राखी गढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी आज के भारत में स्थित है। ठीक है, ये सभी आज के भारत में स्थित है। कौन कौन से? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, ठीक है, राखी गढ़ी, बनवाली। राखी गढ़ी हरियाणा में ही है, आपके हरियाणा में राखी गढ़ी हरियाणा में ही है। ठीक है, सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारों के ऊपर ये सभ्यताएं उभरी थी। ये शहर कहाँ थे? सिंधु घाटी की सहायक सभ्यताओं के किनारों पर। कहाँ थे ये शहर? सिंधु घाटी की सहायक नदियों के ठीक है, नदियों के किनारे पर। ठीक है, किनारे पर स्थित थे। समझ आ रहा है ना सभी को? हजारों सालों पहले बसी ये सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। मेनली इसका टाइम पीरियड 3500 से लेकर 3500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, यानी कि बौद्ध कॉमन एरा तक माना जाता है।
ठीक है, मतलब 4000 साल पहले के भारतीय विकसित, इतने विकसित थे कि दुनिया आज भी हैरान है। इंडिया सबसे पीछे है कि दुनिया आज भी हैरान है। हैरान पहले भी थी, किस कारण? विकसित देखकर, और आज रुकता देखकर हैरान है। ठीक है, तो 4000 साल पहले भी दुनिया हैरान थी, देखकर भी है कैसे जी रहे हैं यार, शहरों में इतना बढ़िया विकसित हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले के लोग देखते थे। आज के टाइम में तो इंडिया डेवलपिंग में बहुत कम आगे है। ठीक है, क्या बोले आप लोग इसके बारे में? ठीक है बेटा, देखो सिंधु सभ्यता जो है कि सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारे यहाँ पर है वो नगर नियोजन है। क्या है यहाँ पर? जो हमारे सिंधु सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, जो खासियत बोलते हैं, जो चीज है, सुंदरता है, वो सबसे पहली है नगरीय सभ्यता, नगर नियोजन। नगर नियोजन है, नगर नियोजन का मतलब शहरीकरण। नगर नियोजन का मतलब क्या है? शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण। इसके अंदर दो तरह के शहर थे, दो तरह के नगर बनाए जाते थे। ठीक है, एक ऊपरी नगर होता था, एक निचला नगर होता था। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कोई नहीं कुछ कराया है मैंने अभी तक। अभी सिर्फ प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बता रहा हूँ। हड़प्पा उड़प्पा कुछ नहीं शुरू करवाया, अभी करवाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, इसको बोलते हैं सिटाडेल, इंग्लिश में सिटाडेल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर टाउन। ठीक है, लोअर टाउन। इसके अंदर शासक रहते थे। कौन रहते थे? शासक वर्ग रहते थे, शासक वर्ग। बड़ी इमारतें, इसमें बड़ी इमारतें होती थी। अब शासक जहां रहेंगे वहां तो बड़ी इमारतें होंगी ही होंगी। ठीक है, और ये वो था जहां पर लोग, आम लोग रहते थे, जहां पर आम लोग रहते थे। तो ये दो वर्गों में बटा हुआ था नगर नियोजन। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। ठीक है, दो वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से? ऊपरी वर्ग, ऊपरी नगर और निचला नगर। ऊपरी नगर के अंदर क्या कौन लोग रहते थे? जो शासक होते थे, बड़ी इमारतों में रहते थे, जो वो रहते थे। ठीक है, जो निचला नगर था उसके अंदर आम लोग रहते थे, छोटे मोटे घरों वाले। ठीक है, वो रहते थे उसमें। ठीक है, सड़कें एकदम सीधी होती थी, एकदम सीधी। सड़कें एकदम सीधी होती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। कैसी होती थी सड़कें? सड़कें सीधी होती थी, एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण काटती थी, समकोण काटती, समकोण काटती थी एक दूसरे को। ठीक है, हर घर में नालियां, और नालियों का मुख किसी बड़े नाले से जुड़ा होता था। हर घर में नालियां, और नालियां किससे जुड़ी होती थी? बड़े नाले से जुड़ी होती थी, नाले से। समझ आया? सड़कें एकदम सीधी थी, समकोण थी, नालियां, हर घर में नालियां बनी हुई थी, नालियां ढकी हुई थी। ठीक है, और क्या होता था? वो सब नालियां बड़े नाले से जुड़ी होती थी। ठीक है, तो उसको एक जगह भेज दिया जाता था, सारी वहीं पर जाकर वो खत्म हो जाता था नाला। ठीक है, सफाई था, अनुशासन था, एक सिस्टम था। ठीक है, सबसे पहले भारत ने सिखाया, ये बात याद रखना, दुनिया को सबसे पहले भारत ने सिखाया। हर घर में कूड़ादान की व्यवस्था थी, जल निकासी हुई थी। ठीक है, 4,500 पहले से भी लोग, ठीक है, हाइजीन को जानते थे, हाइजीन को जानते थे। अब हम एक एक करके सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले सिविलाइजेशन के बारे में भारत ने सिखाया था। दुनिया को सबसे पहले सिविलाइजेशन यानी शहरीकरण किसने सिखाया था? भारत ने सिखाया था। समझे? पहले कोई सभ्यता, नगरीय सभ्यता नहीं बनी है सबसे पहले,
सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी, समझे। तो चलो एक एक करके इसके शहरों के बारे में पढ़ते हैं। ये सब लिख लो, ऑनलाइन वाले लिख लो, वैसे मैं आपको ग्रुप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जागे यार, इतना लेट क्यों आया। जगह दो भाई इसको यार, इसमें चेयर कम होती है। लिख लिया होगा सभी ने। पीडीएफ है ना, तो निकाल लो उसको, ठीक है। देखो सबसे पहला जो शहर आता है वो हड़प्पा शहर आता है, ठीक है। जो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो शहर होता है वो सबसे पहला हड़प्पा शहर होता है, ठीक है। सभ्यता की जननी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, सभ्यता का जननी। यहां लिख लो सभ्यता की जननी, ठीक है। द मदर ऑफ सिटी, ये बोला जाता है, ठीक है। देखो हर कहानी की शुरुआत एक होती है। 1921 में हर कहानी एक जगह से शुरू होती है, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। जब 1921 में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, 1921 में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने इस जगह पर जहां पर हड़प्पा मिला है वहां पर खुदाई शुरू की। तब उन्हें क्या हुआ, तब उन्हें ऐसी ईंटें मिली जो किसी आधुनिक शहर की तरह बिछी हुई थी, यानी कि आधुनिक में मॉडर्न शहर की तरह बिछी हुई थी। जब उन्होंने वहां की बोलते हैं जिनको बताते हैं, ठीक है। ये लोग केवल किसान नहीं थे, ये किसान नहीं थे, ठीक है, बल्कि प्लानिंग मास्टर, बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई थी, एकदम प्लानिंग से बनाया हुआ था शहर। दरवाजे सड़कों की तरफ खुलने चाहिए, सड़कों के उल्टी तरफ खुलने चाहिए, ताकि बच्चे भाग कर बाहर एक लगे सड़क पे ना आए, ठीक है। सड़क पे आने से उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, एकदम ऐसे बनाए जाते थे। दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, सड़कों की तरफ खिड़कियां खुलती थी, ठीक है, एकदम प्लानिंग से। ड्रेनेज कैसे होगा, पानी कैसे जाएगा, अगर सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो कैसे खत्म होगा वहां सड़कों से। और आज के टाइम में देख लो, बारिश होती है सड़कें गायब हो जाती है रास्ते पे, पानी तो गायब होने से रहा, सड़कें गायब हो जाती है पानी से, समझे। और पहले के लोग 10 मिनट बारिश होती थी और खत्म हो जाता था पानी, 10 मिनट बारिश के बाद 2 मिनट में पानी साफ हो जाता था उस टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे 10 मिनट बारिश नहीं होगी, 1 घंटे तक रास्ता नहीं दिखाई देगा। चलो देखते हैं आगे। ये प्लानिंग मास्टर थे। यहाँ वेट एंड मेजर सिस्टम आज तक यानी कि वेट और मेजर सिस्टम आज भी साइंटिस्टों को हैरान करता है। भी यार कैसे इन्होंने बनाया है, कैसे ये जानते थे ड्रेनेज के बारे में, ठीक है, वेट के बारे में, तोल के बारे में, मेजर करते थे किसी चीज को, ठीक है। इनका मेजर सिस्टम आज भी हैरान करता है साइंटिस्टों को, ठीक है, क्योंकि हर तोल एक पैटर्न में है। इनका हर तोल एक पैटर्न में होता था, एकदम स्टैंडर्ड, ठीक है। हड़प्पा सिर्फ शहर नहीं था, हड़प्पा एक शहर नहीं था, ये भारत की पहली नगरीय संस्कृति का, ये भारत की पहली नगरीय संस्कृति का प्रतीक था।
भारत की पहली नगरीय संस्कृति का प्रतीक था। ठीक है, और इसमें हमें सिखाया कि जहां से संस्कृति शुरू हो जाए वहां इतिहास भी सिर झुकाता है। क्या सिखाया इसने? जहां से संस्कृति शुरू हो जाए वहां इतिहास भी सिर झुकाता है। समझे? तो ये सब था। क्या क्या था इसमें? सड़कें सीधी बनी हुई थी, सीधी थी। ठीक है, सड़कें सीधी बनी हुई थी। ठीक है, घर पक्के थे। वेट यानी कि मापने और मेजर करने का सिस्टम। ठीक है, समझ आया? यहां पर अनाज के गोदाम मिलते हैं, अनाज के गोदाम जिनको हम ग्रेनर बोलते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे? मास्टर प्लानिंग करते थे। नाप तोल का एकदम पैटर्न एकदम कैसा होता था? कैसा होता था? अभी बताया, एकदम स्टैंडर्ड होता था। ठीक है, नाप तोल का एकदम स्टैंडर्ड था, मतलब स्टैंडर्ड पैटर्न था। ठीक है, एकदम करेक्ट चीज मेजर होती थी। ठीक है, ये समझ आया? आगे चले, आगे चले। ठीक है, यहां पर क्या था? ड्रेनेज भी था। ये लिख लो, ड्रेनेज, ड्रेनेज। ठीक है, जल निकासी थी। जल निकासी थी। ठीक है, तो ये सब किसमें था? हड़प्पा के अंदर था। समझ आया? कोई डाउट? 1921 में इलाहाबाद दास बनर्जी ने और दयाराम साहनी ने जब यहाँ की खुदाई की तब उनको ईंटें मिली। किसमें? एक पैटर्न के अंदर ईंटें। ठीक है, यहां से ईंटें मिली एक पैटर्न के अंदर, जैसे एक शहर बना होता है। ठीक है, जैसे एक शहर बना होता है। समझे ना? और ये एक संस्कृति का प्रतीक था, नगर संस्कृति का प्रतीक था। नगर संस्कृति का प्रतीक। नगर संस्कृति का प्रतीक था। तो आगे चले, लिख लो इसको। ऑनलाइन वाले तो दिल्ली के लोग, वैसे मैं आपको पीडीएफ लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और अब लोगों को पीडीएफ, जिसको पीडीएफ नहीं मिला आज लेके जाना। ठीक है, आज, हाँ, लेके जाना। चले, अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो। जो अगला शहर है इसका वो मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। मृतकों का टीला, इसका एक नाम ये भी है। ठीक है, द माउंड ऑफ डेड, द माउंड ऑफ डेथ। समझे? इसका नाम सुनते ही एक रहस्य जागता है, मृतकों का टीला। ठीक है, लेकिन यह मृत्यु का नहीं, लेकिन यह मृत्यु का नहीं, जीवन के अनुशासन और डिसिप्लिन का प्रतीक था। किस चीज का? अनुशासन और यानी कि अनुशासन डिसिप्लिन का प्रतीक था। यह मिला, यहां पर एक ग्रेट बात मिला है। यहां पर क्या मिला है? मृतकों का टीला, ढेर मिला है। ठीक है, अनुशासन का प्रतीक है ये।
डिसिप्लिन। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिला है, स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बाथ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ बोलते हैं इसको। ठीक है, भारत का पहला सबसे बड़ा स्नानागार था ये, भारत का सबसे पहला बहुत बड़ा स्नानागार था। यहाँ पर साफ सफाई थी। ठीक है, यहाँ साफ सफाई रहती थी। साफ सफाई तो वैसे सारी हड़प्पा सभ्यता में है। ठीक है, यहाँ पर जल निकासी भी थी, यहाँ पर भी जल निकासी थी, यानी कि जल निकलने वाली, पानी निकालने के सब वो यंत्र वगैरह थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो के स्तूप, यहाँ पर मोहनजोदड़ो के स्तूप भी हैं, यानी कि स्तूप स्तूप मिले हैं। ठीक है, घर और नालियां, घर नालियां थी घरों में। ठीक है, घर नालियां। और क्या मिला है देखो आगे कि हर घर हर नाली, जहां की हर घर हर नाली हर चीज एक तरह से मास्टर प्लानिंग के बारे में बताती थी, एकदम मास्टर प्लानिंग के बारे में बताती थी, एकदम प्लान। जैसे बोलते हैं ना, एक शहर प्लानिंग करके बनाया जाता है, एक घर प्लानिंग करके बनाया जाता है, वैसे ये शहर प्लानिंग करके बनाया हुआ था। हर चीज एकदम परफेक्ट थी, हर चीज एकदम परफेक्ट थी, समझे। ठीक है, यह सबसे प्रसिद्ध, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध खोज जो है वो डांसिंग गर्ल है। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल की पूरी मूर्ति है वो, डांसिंग गर्ल नहीं, डांसिंग गर्ल की मूर्ति है। ठीक है, जो कांसे की बनी हुई है। ठीक है, जो कांसे की बनी हुई है। ठीक है, जो किसकी बनी हुई है, कांसे की बनी हुई है, कांसे की मूर्ति है, पर पूरी तरह से आत्मा उसी में बसी है, पूरी सभ्यता की आत्मा उसी में बसी है, पूरी सभ्यता की आत्मा इसी को बोलते हैं, पूरी सभ्यता की आत्मा इसी को बोलते हैं। ठीक है, वो बताती है कला, आत्मविश्वास, स्त्री की गरिमा, सब यहीं से जन्म हुआ, यहीं से जन्मा। मोहनजोदड़ो से हमें याद रखना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ जीने का सलीके से लेकर, ठीक है, चाहे वक्त कितना भी पुराना क्यों ना हो, ठीक है, जीने का सलीका हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीने का सलीका हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए, चाहे वक्त कितना भी पुराना क्यों ना हो। पहले के लोग एकदम टोर बोलते हैं जिसको, टोर बन, एकदम डेवलपमेंट, विकसित बनकर रहते थे। ठीक है, समझ आया ये, कोई डाउट इसमें नहीं। जो अगला जो शहर है वो धोलावीरा है, इसकी खोज 1922 में हुई थी। ठीक है, धोलावीरा ज्ञान और संरचना का अद्भुत मिसाल है। धोलावीरा क्या है, यहाँ के ज्ञान और संरचना की मिसाल है। ठीक है, ज्ञान और संरचना की मिसाल है। धोलावीरा गुजरात का वो स्थल है, ये कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, जहां सभ्यता ने विज्ञान और आर्किटेक्चर की नई परिभाषा लिखी। यहाँ पर क्या था, विज्ञान विकसित था। ठीक है, विज्ञान विकसित था, वैज्ञानिक थे यहाँ, किला था यहाँ पर। ठीक है, मध्य नगर थे, किला भी था यहाँ पर, किला मतलब महल, मध्य नगर थे। उस टाइम पे भी बनाई गई थी ये चीजें, मध्य नगर, ये किले वगैरह। मिडल टाउन था, लोअर टाउन था, जो मैंने अभी भी बताया था आपको।
यहाँ पर निचला नगर था, मध्य नगर के बाद निचला नगर भी था। मैंने आपको बताया था ना अभी भी, ऊपरी नगर और निचला नगर, जहाँ शासक रहते थे और जहाँ आम इंसान रहते थे। हाँ, आम इंसान और यहाँ शासक रहते थे। ठीक है। लोअर टाउन था, जहां सबसे बड़ी खोज थी वाटर कंसंट्रेशन। क्या थी? जहां की सबसे बड़ी खोज थी, बड़ी खोज वाटर कंसंट्रेशन, वाटर कन्वर्जेशन, सॉरी कन्वर्जेशन, कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्जेशन। पानी बचाने की ऐसी व्यवस्था होती है, वाटर कंजर्वेशन पानी बचाने की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आज भी भारत के इंजीनियरों को सिखाई जाती है। ये पहले के टाइम में बनाई गई तकनीक है, ये वाटर कंजर्वेशन, जो आज के इंजीनियरों को भी सिखाई जाती है। ठीक है, बड़े बड़े रिजर्वोरियर, ठीक है, स्टेप वेल्स और नालियां सब साइंटिफिक डिजाइन में थे। ठीक है, क्या क्या मिला है? रिजर्वोरियर, ठीक है, बड़े बड़े रिजर्वोयर, ठीक है, और क्या मिला है? और क्या क्या था? स्टेप वेल्स थे, नालियां थी, ठीक है, स्टेप वेल्स थे, वाल्स थे, ठीक है, नालियां थी, और सब ना एकदम साइंटिफिक रूप से बनी हुई थी, साइंटिफिक तरीके में बनी हुई थी। ठीक है, धोलावीरा से मिला बोर्ड, जिसे सिंबल लिखे हैं, जिस पर सिंबल लिखे हैं, बोर्ड मिला है, बोर्ड सिंबल लिखे हैं जिस पर, सिंबल वाला बोर्ड। ठीक है, सिंबल वाला बोर्ड, और दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड यही है, दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, साइन बोर्ड था, कम्युनिकेशन थी उस टाइम पे, कम्युनिकेशन साइंस समझ चुके थे। ठीक है, और धोलावीरा हमें बताता है सिविलाइजेशन तब बनती है जब इंसान प्रकृति से तालमेल बिठाने लग जाता है। ठीक है, सिविलाइजेशन तब बनती है जब इंसान प्रकृति से तालमेल बिठाने लग जाता है। लेकिन आज इंसान प्रकृति को नष्ट कर रहा है, आज का इंसान प्रकृति को नष्ट कर रहा है, पेड़ काट रहा है, पौधे काट रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, पानी खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आज का इंसान क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। आज के इंसान के लिए पता क्या चीज है? आया, एक पेड़ लगाया, उसको व्हाट्सएप पे फोटो डाल दी और 10 बंदों को शेयर कर दी, उन 10 बंदों ने आगे शेयर कर दी, ऐसे करते करते हजारों बंदों तक पहुंच गई। तब उन्होंने मतलब वो सोच लेते हैं कि हमने 1000 पेड़ लगा दिए एक पेड़ से। ऐसा नहीं होता, समझे? तो ये सब हुआ। तो बाकी शहर हम फिर आगे पढ़ेंगे, अब क्लास का टाइम हो रहा है। तो सभी बच्चों को मैं एक बात कह रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करो, पढ़ो, एक रट्टा मारने के लिए नहीं, इसको इस तरह पढ़ो कि ये कभी भूलो ही ना, इसको समझ कर पढ़ो। ठीक है, एक कहानी की तरह पढ़ो। तो ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी का? सबको पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और कुछ दिनों में आप लोगों का एक डाउट सेशन भी होने वाला है ना, आप लोगों के साथ सजेशन सेशन होने वाला है आप लोगों का, इसमें देखना आप लोग। ठीक है, तो जय हिंद, अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में अगले शहरों के बारे में पढ़ेंगे।
अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा, पिछले बारे में पढ़ा था, प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक दोनों पढ़ लिए। अब आज आगे कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है।